नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात कांग्रेस को लेकर करने वाले हैं क्योंकि चुनाव से ठीक पहले चुनावी तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने जनरल हाउस की बैठक बुलाई। बैठक में यूं तो कई वरिष्ठ नेता रहे, लेकिन एसआरके ने बैठक से दूरी बनाई। शैलजा, रणदीप, किरण बैठक में नहीं पहुंचे। एक बार फिर से सवाल उठे कि कब और कैसे कांग्रेस एक मंच पर आ पाएगी, कांग्रेस कब और कैसे एकजुट हो सकेगी। चर्चा हम करेंगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनावी तैयारियों के बीच चंडीगढ़ में कांग्रेस जनरल हाउस की अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी और पार्टी के कार्यक्रम से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लेकिन बड़ी और दिलचस्प बात ये रही कि एसआरके ग्रुप ने बैठक से दूरी बना ली। जी हां, जनरल हाउस की बैठक में शैलजा, रणदीप और किरण तीनों नेताओं में से कोई भी शामिल नहीं हुआ। लिहाजा बैठक के बाद लोकसभा से लेकर हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस की जीत का दावा किया गया। तो वहीं एसआरके के न आने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी एकजुट हैं। तो हमने लोकसभा चुनाव जो भी आ रहा है उसको भी, और ये तैयारी अगर विधानसभा की आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा की भी तैयारी के लिए हमने हर कांग्रेस के लोगों के साथ आज कई अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं, लॉन्च किया है। और 15 तारीख को मेरा नागौर में, एमपी साहब का रोहतक में और हुड्डा साहब का जींद में हम इसको शुरुआत करेंगे। आप लोकसभा के लिए मैदान में जाने की 19 में संगठन था, संगठन नहीं कर था ना, आपने कहा था नुकसान भी होगा संगठन जब से संगठन मजबूत बनेगा। वो क्या है, जैसे पवन जी ने आज कहा है, संगठन मजबूत बनाएंगे और संगठन के बारे में बता देंगे। सर, जो आपके ग्रुप है उनमें से कौन सा खेमा है? कोई खेमा नहीं कहूँगा। कांग्रेस एक है और एक नेतृत्व है, मल्लिकार्जुन जी अध्यक्ष हैं। हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति जाना जरूरी नहीं। कोई भी आपका क्वेश्चन में समझ गया, आपका सवाल में समझ गया। प्लीज सर, कोई भी पार्टी में आपका जो ऑफिशियल ऑर्गन है, कौन है? पीसीसी प्रेसिडेंट है, पीसीसी है। इन्होंने कोई प्रोग्राम निर्धारित किया है तो बाय एंड लार्ज एवरीबडी हैज टू गो विद इट। अगर उसमें कोई कांग्रेस के लिए कोई खुद इंडिविजुअल कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं, मगर वो जो है उसको कोई ऑफिशियल स्वीकृति नहीं होती है। आपकी जानकारी में रहना चाहिए। और जहाँ तक वो पार्टी को नुकसान नहीं करता है तब तक इसी प्रकार के किसी कार्यक्रम पर बात भी नहीं हो सकता है। मगर मैं आपसे वो भी कहता हूँ कि ये विवाद और सभी चीज़ों के लिए कांग्रेस हाईकमांड इज सीज्ड विथ इट। 1-2 दिन में उसके लिए मीटिंग होने जा रही है और वी आर कॉन्फिडेंट वो सब रिजॉल्व हो जाएगा। और उसके बारे में आप सोचते हैं कि संगठन होगा नहीं होगा, इसका मैं पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी दौरा मैंने किया है, किसी भी जगह पे विदाउट संगठन, विदाउट नोटिस टू द वर्कर्स, ऑफिशियल उनको इंटीमेट करने वाला नहीं होता है। एक मेरी छोटी सी वहाँ सोशल मीडिया में मैं छोड़ देता हूँ कि ये दिन मैं जिन में आ रहा हूँ, सोनेपत आ रहा हूँ, पानीपत, और वहाँ जो है वर्करों की भीड़ लग जाती है। बहरहाल कांग्रेस की एक और बैठक 14 जनवरी को दिल्ली में होने वाली है। संगठन के गठन को लेकर बैठक को अहम माना जा रहा है। हालांकि बाबरिया की अध्यक्षता में हुई जनरल हाउस की बैठक को भी अहम बताया जा रहा था। हाईकमान की ओर से हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन बैठक से एसआरके की दूरी ये साफ कर रही है कि हरियाणा कांग्रेस को एक मंच पर लाना, एकजुट करना पार्टी हाईकमान के लिए आसान नहीं है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। ये रिपोर्ट आपने देखी। चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, केवल ढेंगरा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रजवन ढेनवाल, प्रवक्ता इनेलो, निशांत आनंद, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हमारे साथ के, सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। केवल जी, शुरुआत आपसे, कैसी रही आज की बैठक? जी देखिए, आज एआईसीसी की अध्यक्षता दीपक बाबरिया जी के नेतृत्व में
सीएलपी लीडर एक्स सीएम माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भान जी और सभी कांग्रेस जन जो एमएलए और बड़े सारे नेता, सभी लोगों को उसके ऊपर जो मीटिंग हुई ये बहुत ही फ्रूटफुल रही। उसके बीच में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा, अब हम घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस पहुंचे, इसका क्रियान्वयन शुरू किया जा रहा है। क्योंकि हमारे जो इलेक्टेड पीसीसी मेंबर, इलेक्टेड डीसीसी मेंबर, इलेक्टेड ब्लॉक से भी नीचे भी और भी लोग लग रहे हैं, गांव तक, और गांव से बाद इलाकों तक, सभी इलाकों तक जो लोग हमारे लग चुके हैं, जो इलेक्ट हो चुके हैं, उनको हम सभी आज लोगों को ये बताने का काम किया कि कैसे घर घर में पहुंचना है, किस तरह से हर घर के अंदर कांग्रेस पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजाद कराया, और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के लिए 57 साल में लगातार जो है काम किए, बहुत सारे पीएसयूज बनाए, बहुत सारा काम किया। लेकिन वो कहीं ना कहीं बीजेपी की गलत नीतियों के कारण वो सारे जो एयरपोर्ट्स थे, जो और चीजें थी, वो सारी जो है लोगों के हाथों में, बिजनेसमैनों के हाथों में दे दी गई, उनको बेचने का काम बीजेपी ने किया। इस सारी चीज को दोबारा से ठीक करते हुए हम दोबारा से एक अभियान जो है हर घर तक कांग्रेस पहुंचाने की दोबारा से बात रख रहे हैं। और किस तरह से कांग्रेस जो है जिन्होंने देश आजाद कराया, और ये संघ और बीजेपी के लोग इस तरह से थे जिन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर देश के 2 टुकड़े करने का काम किया, ये भी घर घर तक पहुंचाएंगे और इस बीड़े को उठा करके सारी बात रखेंगे। ये बात आजादी तक की बातें आपने कर ली, लेकिन एसआरके से कोई नहीं आया केवल जी, इस पर क्या कहेंगे? इस बार तो उम्मीद की जा रही थी। देखिए, बहुत बार ये होता है कि हुड्डा साहब कोई बैठक बुलाएं, विधायकों के संग बैठक करें, उदय भान संगठन की कोई बैठक बुलाएं, एसआरके से कोई नहीं आता। ये समझ आता है कि गुटबाजी हो सकती है, जो कि आप लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हाईकमान की ओर से बैठक बुलाई जाए, पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी बैठक की अध्यक्षता करें, तीनों नेता नहीं आए, उनके जो समर्थक माने जाते हैं या कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी जो उनके खेमे, उनके कैंप के माने जाते हैं, वो तक शामिल नहीं हुए। ज्योति जी, हो सकता है कि अब एक नेता नहीं आया, 2 नहीं आए, 3 नहीं आए, हो सकता है 2-4 और भी ना आए हो। हाँ। हो सकता है नहीं आए हो, लेकिन जिसके नेतृत्व में एआईसीसी की जो दीपक बाबरिया जी है, उनके नेतृत्व में सारी कांग्रेस आई, नंबर 1। नंबर 2, सीएलपी लीडर जो है वो माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जो हमारा कांग्रेस नेतृत्व है, और दूसरे कांग्रेस के प्रेसिडेंट है उदय भान जी। ऐसे तो हम किसी का भी नाम और भी कई ले लेंगे कि इसके नेतृत्व का ये आदमी नहीं आया। जब बीजेपी की मीटिंग्स होती हैं तो क्या सभी लोग वहां पे पहुंचते हैं? हम भी इस चीज के लिए प्रमाणित हैं। इनवाइट किया जाता है केवल जी, जिनको इनवाइट किया जाता है बीजेपी में वो पहुंचते हैं। सुनिए, इनवाइट बहुत लोगों को किया था, कोई कुछ लोग उनमें से और भी नहीं आए होंगे। आप जानते हैं बहुत लोगों में तो नहीं है। ये 3 बड़े नेता हैं, हुड्डा साहब, उदय भान, दीपेंद्र हुड्डा के अलावा जब बड़े नेताओं की बात होती है तो शैलजा, रणदीप, किरण बड़े नेता हैं। तीनों साथ में आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं, तीनों साथ में आते हैं, कार्यक्रम करते हैं, जनसभाएं करते हैं। तीनों का ना आना, कब तक आप लोग इनकार करते रहेंगे? बड़े नेता और भी बहुत सारे हैं जो नहीं आए, किसी कारणवश नहीं आए होंगे, तो आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया? उनका भी लीजिए ना। कोई कारण रहा होगा, नहीं आए होंगे, कोई कारण रहा होगा। किसी से पूछा आपने कि वो क्यों नहीं आया? आपने किसी से पूछा कि क्यों नहीं आया? कोई आप पूछिए ना पहले, फिर दीपक बाबरिया पूछ लेंगे ना, आपकी पार्टी, आपका पार्टी हाईकमान पूछ ले। आप उल्टा मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, आप नहीं जानते हैं कि आप ठीक है, आपको चीजें नहीं स्वीकार करनी है। ज्योति जी, ये धक्का है कांग्रेस के साथ। ये आप एंकर हैं, आप धक्का कांग्रेस के साथ मत करिए। या तो आप बीजेपी की बात सुन के हमारे से पूछना चाह रहे हैं, या आप नहीं, मैं किसी की बात सुनकर नहीं पूछना चाह रही। केवल जी, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, सारों से जानते हैं, मैं किसी की बातें सुनकर किसी से नहीं पूछती हूँ। केवल ढींगरा जी, कोई धक्का नहीं कर रहा है। सवाल तो पूछा जाएगा ना, सवाल तो पूछा जाएगा ना, सवाल तो पूछा जाएगा। ठीक है, ये तीनों नेता अलग अलग चल रहे हैं। इस तरह की खबरें देखिए, सूत्रों के हवाले से भी खबरें थी कि हाईकमान ने चाहा सभी को एकजुट करना। नहीं, आप केवल जी, आप हावी होने का प्रयास मत कीजिए। केवल ढींगरा जी, मत कीजिए। आप बना रहे हैं, मीडिया नहीं बना रहा। अगर वो आते हैं इनवाइट किए जाने के बाद, तो कहां से मौका ही नहीं मिलता मीडिया को। आप बीजेपी को कहां बीच में ला रहे हैं? आप बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शैलजा का कोई बयान, शैलजा ने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि तेरा मेरा से काम नहीं चलेगा, एकजुट होकर काम करना होगा। आप
चलिए, मैंने अभी डिबेट की शुरुआत ही की है। आप एग्रेसिव मत होइए, आपको नहीं स्वीकार करना मत कीजिए, इसमें नया क्या गया, आप लोग कभी नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं कि मीडिया धक्का कर रहा है, मीडिया को धक्का करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप रुकिए, आपका पहला ही जवाब था, बहुत वक्त ले चुके हैं, आप रुकिए अभी। महोदय कांग्रेस के साथ धक्का कर रही है सरेआम, पब्लिक ये जाने। नहीं ढींगरा जी, आप ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, आप ये गलत एलिगेशन लगा रहे हैं, आप भी जानते हैं। मैं आपका एलिगेशन लेने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पर, आपका आरोप नहीं लिया जाएगा। नहीं, आप सुनिए अभी, फिर बयान दिखाइए, आप सुनिए अभी, क्या बयान दिखाएं? वो नहीं आए, इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, इसमें आपको क्या दिक्कत है? सवाल भी ना पूछे, सवाल भी ना पूछे, इनको म्यूट करें। केवल जी गलत तरीका है आपका, बहुत गलत तरीका है आपका, बहुत गलत तरीका है आपका। मीडिया पर आरोप लगाना, एंकर्स पर आरोप लगाना सबसे आसान है। आपकी पार्टी की गुटबाजी को लेकर जब जब सवाल पूछे जाते हैं, आप लोग मीडिया पर ही हमलावर होते हैं। विधु रावल जी, बहुत आसान रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, संगठन के लिहाज से आप लोग नई लिस्ट तैयार कर चुके हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं, कांग्रेस का संगठन अभी नहीं बना के, जनरल हाउस की बैठक होती है, 3 बड़े नेता नहीं आते। अब केवल जी को लग रहा है कि मीडिया इनसे धक्का कर रहा है, ये सवाल पूछकर मीडिया इनसे धक्का कर रहा है। अब मत बोलिए केवल जी, एनर्जी वेस्ट मत करें, आप म्यूट हैं। विधु जी, आप हैं क्या फोन लाइन पर? पीसीआर विधु रावल जी हैं? विधु जी, सवाल सुना आपने? नहीं है हमारे साथ, एक बार फिर से इनसे संपर्क कीजिएगा, इन आलों को चर्चा में जोड़ते हुए। केवल जी गुस्सा मत होइए, आप गुस्सा मत होइए, आपको अगली बार जब समय दिया जाएगा आप बोलिएगा, आप गुस्सा मत होइए अभी। विधु रावल जी हैं क्या पीसीआर? नहीं है, ठीक है। डैनिवाल जी, आज की कांग्रेस की मीटिंग को कैसे देख रहे हैं? हालांकि इनका अपना मसला के, इनका अपना मामला के, लेकिन बार बार मीडिया इनसे सवाल पूछता के कि अगर एकजुट नहीं होंगे, अगर संगठन नहीं बनेगा तो कैसे चुनाव में जाइएगा? निश्चित तौर पर ज्योति जी, देखिए कांग्रेस का ये इंटरनल मैटर है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाए, कोई भी पार्टी चुनाव के लिए अगर अपनी तैयारी कर रही है तो उनको छोटे छोटे कदम फूक कर रखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हो उल्टा रहा है। आज यहाँ पर विपक्ष का काम होता है कि सत्ता पक्ष को किस प्रकार से घेरा जाए, लेकिन यहाँ पर देखिए हर कदम पर विपक्ष ही घेरता नजर आ रहा है। और आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह है जिसकी वजह से वो घेर रही है। कांग्रेस आज मुख्य विपक्षी दल होने के बावजूद भी उनके पास इस चीज का जवाब नहीं है कि वो एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे। दूसरी अगर बात करें तो उनके यही बात आती है कि आप संगठन क्यों नहीं बना पा रहे। इस चीज की बारीकियों को उनको समझना होगा। इस चीज के लिए उनको एक कड़ा संदेश अपने संगठन को भी देना होगा, अपनी पार्टी को भी देना होगा, तभी तो ये लड़ाई लड़ पाएंगे। अदरवाइज ये लड़ाई तो लड़ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो आपकी गुटबाजी का फायदा उठाएगी और जो जनता की जो समस्या है उनको कोई सुनने वाला नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर मुद्दा उन्होंने जनता का कम उठाया और ये गुटबाजी का मुद्दा ज्यादा उठकर आया। तो बात ये आती है कि जब सत्ता पक्ष है और सत्ता पक्ष का जो अगर कोई गलतियां कर रहा है, कोई नाकामियां कर रहा है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है उनको उठाने का। लेकिन यहाँ पर विपक्ष खुद घिरा रहता है और यही चीज जनता भी जानती है कि आज उनकी समस्याओं का कौन उठा रहा है, आज उनकी जो गलतियां हैं, सरकार की नाकामियां हैं, उनको कौन उठा रहा है, उनकी बात सुनने वाला अगर कोई है तो कौन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस निश्चित तौर पर गुटबाजी में बटी है और ये बात इनको आज नहीं 2 दिन 4 दिन बाद जब भी है माननी तो पड़ेगी। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। भले ही केवल ढींगरा जी कुछ भी कहे, लेकिन ये चीज एक हकीकत है, कड़वा सत्य है, इनको समझना होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की। जिस प्रकार से गुटबाजी की बात कर रहे हैं तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में भी है, इनके साथ जननायक जनता पार्टी जो सहयोगी दल है उसमें भी है, सभी दलों में होती है गुटबाजी। इससे पहले 2018 में देखिए ना, हमारी पार्टी में गुटबाजी हुआ, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा। हम इस चीज के लिए कोई भी व्यक्ति अगर इनकार करेगा कि हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं रसातल की ओर जा रहे हैं। आज इंडियन नेशनल दल पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने पर लगी हुई है, वो जनता की समस्याओं को सुनने को लगी हुई है, जनता को अपने साथ जोड़ने पर लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर पा रही और इंडियन नेशनल दल पार्टी जो अब 2024 के चुनाव में अपना आपको प्रूव करना है, उनको जनता के बीच में रखकर जनता को अपने साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। मुकाबला करने के लिए उनको कड़ा संगठन बनाना पड़ेगा, अपने आप को एकजुट करना पड़ेगा, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, धरातल पर अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, तभी संगठन से चुनाव लड़ा जा सकता है, तभी हमें जीत मिलेगी। और आज जीत लेने के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो जनता का सहयोग। जनता का सहयोग निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल दल को मिल रहा है और उसी के सहयोग से 2024 में देखिए एक बार फिर इंडियन नेशनल दल की धूम मचेगी। और जो कांग्रेस अपने आप की बात कर रही है, हम तो इनसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने संगठन को मजबूत करो, क्योंकि राष्ट्रीय दल है और राष्ट्रीय दल
अगर इस प्रकार की राष्ट्रीय दल में इस प्रकार की अगर घटनाएं होती है, इस प्रकार की अगर बातें होती है, तो और तो कोई राष्ट्रीय दल है नहीं ना जिसको इसमें ले गए। अब दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, और इसी वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा रही है कि कांग्रेस में बार बार उनकी छूट का जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले जाती है, उसको अपने आप को कैच कर ले जाती है और कांग्रेस पीछे रह जाती है। शायद यही वजह है। हाँ, गुटबाजी अगर होगी तो फायदा तो डेफिनेटली मिलेगा बीजेपी को। हालांकि इस पूरी डिबेट में केवल जी पहली बात तो ये इसको स्वीकार नहीं करेंगे, मुझे कोसते रहेंगी मीडिया, ठीक है, अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ये ना करेंगे मीडिया ये कर रहा है। मीडिया क्यों करेगा ऐसा, या एंकर क्यों करेगी केवल जी? ठीक है, ज्योति जी मैं एक चीज और बता देता हूँ। ज्योति जी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रही है, आप बता देता हूँ। आमतौर पर जेजेपी की आपने भी देखा है, जेजेपी के 10 विधायक है। आपने क्या कभी देखा है कि जेजेपी के 10 विधायकों की विधायक दल की उन्होंने बैठक की? कभी वो 10 के 10 विधायक इकट्ठे बैठे हैं? ये मीडिया की बात आरोप लगाने के लिए, ये हकीकत है कि जो सत्ता में बैठे उनकी आप लोगों को क्या किसी को भी नहीं दिखाई देती? आज तक जो है वो तो दिखता है। नहीं, देखिए जेजेपी के जो भी विधायक पार्टी लाइन से अलग बयान देते हैं, खूब दिखाते हैं हम, कब नहीं दिखाते? जो भी बयान देते हैं हम खूब बताते हैं, कब नहीं बताते? हम दादा गौतम की बाइट भी दिखाते हैं, हम नरवाना विधायक की जब भी बाइट आती है वो भी हम सुनाते हैं। देवेंद्र बबली मंत्री बनने से पहले क्या क्या बोलते रहे वो सुनवाते रहे हम, ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा स्तर पर देखिए ना, कहीं रामिंदरजीत सिंह अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे हैं, वहां पर उनके चेयरमैन है अरविंद यादव, वो कहीं ना कहीं उनको घेरने का प्रयास करते रहते हैं। अरविंद शर्मा वो रोहतक के सांसद हैं, वहां पर उनके प्रदेश उपाध्यक्ष, वहां उनके अपने विचार नहीं मिल रहे। ऐसे एक जिला की बात नहीं कर सकते। मैं सिरसा जिला के प्रधान ये बातें जो आप कह रहे हैं इनसे कोई इनकार नहीं करता है, कोई इनकार नहीं कर रहा। ये कांग्रेस ज्यादा मौके देती है तो ज्यादा बात होती है। विधु रावल जी, लेकिन होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और कांग्रेस उनका डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही, ये मैं मान सकता हूँ। विधु जी, आज एसआरके से कोई नहीं आया, श्रुति भी नहीं आई, शैलजा, रणदीप, किरण नहीं आए। केवल जी ये कह रहे हैं केवल मीडिया इस तरह की एक पिक्चर बनाने का प्रयास कर रहा है कि गुटबाजी है। गुटबाजी है नहीं, ये सवाल की नहीं होना चाहिए कि क्यों नहीं आए। ज्योति जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज जो भी देख रहे हैं दर्शक सभी को नमस्ते, जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। कांग्रेस की बैठकों में कौन आता है, कौन नहीं आता है, किसको नहीं बुलाया जाता है, किसको कौन बुलाने के बावजूद नहीं आता है, इससे बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का और हरियाणा की जनता का सरोकार नहीं है। दरअसल कांग्रेस जो एक ऐसी पार्टी है जिससे इंटरेस्ट ही सारी दुनिया का खत्म हो चुका है। अब ये किस प्रकार से क्या चला रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वैसे नहीं है। इस मामले में तो मैं जो है कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से सहमत हूँ। कांग्रेस का जनता कोई सरोकार नहीं रखती कांग्रेस से। कांग्रेस एक बुझा हुआ दिया है, एक डूबता हुआ जहाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए लीस्ट ऑफ ऑल हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे फर्क कहाँ पड़ता है, जब ये कहते हैं कि हमने देश आजाद करवाया, जिन्ना के साथ मिले हुए थे। हालांकि ये डिबेट का आज का विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ऐसा कह रहे थे तो इनको इसी डिबेट पर ये जवाब मिलना भी चाहिए कि भाई ये जिन्ना के समय तो जिन्ना की जो मृत्यु है 1948 में हो गई थी, और भारतीय जनता पार्टी का जन्म जो है 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। राष्ट्रीय जनसंघ जो है हमारा पूर्व अवतार जो था, वो उसका जन्म जो था 1951 में हुआ था, अच्छे 2 साल बाद। लेकिन फिर जब ये कहते हैं कि जिन्ना के साथ कोई हंस रहा था, 1925 में पर आपके दिखा देता हूँ कौन हंस रहा था। ये कौन हंस रहा है जिन्ना पर? अरे भाई रुक जाओ, अब अपने समय बोलना है। ये कौन हंस रहा है? ये अंग्रेजों के साथ कौन हंस रहा है? 1925 में हुआ था, आपको पता नहीं है? मैंने तो सुना नहीं। अरे 1925 में, अरे भाई 1925 विधु जी आपने काउंटर में आजादी वाली बात पे आंसर कर दिया। जिन्ना के और अगर आज हम डिबेट से डिरेल हो जाएंगे, सबसे अच्छा केवल जी को ही लगेगा, केवल जी को सबसे अच्छा लगेगा, कांग्रेस के अलावा हम किसी भी विषय पर बात कर लेंगे। मैं समझ गया मैं इस बात को खत्म जो थे, मुझे पता है केवल जी ने पद से इस्तीफा देकर के अरे भाई बीच में बनाया था। अच्छा, आप आजकल म्यूट करने लग गई हैं आप। बिल्कुल ज्योति जी, आजकल आप म्यूट करने लग गई हैं ताकि कोई किसी को इंटरप्ट ना करे। विधु जी के अलावा सब जिन भी प्रवक्ता को समय दिया जाए पीसीआर, उनके अलावा सभी म्यूट रहें। ये मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। केवल जी के ट्रैप से घुसने से पहले ही ये मैंने आपके स्क्रीन पर ये जिन्ना साहब के साथ कौन हंस रहा है,
ये महात्मा गांधी जी हंस रहे हैं और गले में हाथ डाला हुआ है। महात्मा गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य रहे हैं। अगर केवल ढींगड़ा जी ऐसा कह सकते हैं तो बता दें। चलिए, ये बात तो रही केवल ढींगड़ा जी के ट्रैप से बाहर निकलने की। अच्छा, फिर मैं वापस इसी बात पर आता हूं कि अपना सरोकार जो है कांग्रेस की बैठक में कौन आए इससे नहीं है। हाँ, थोड़ी दिलचस्पी बन जाती है क्योंकि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की बैठकों में जिस प्रकार हमने कुर्ता फाड़ बैठ के देखी है, दे जूता, दे चप्पल, दे लात, दे घूसा, ऐसा कोई समाचार मेरे पास तो आया नहीं है अब तक। आपके पास ऐसा कोई समाचार ना आया हो तो अच्छी बात है, इसके लिए बधाई देनी चाहिए केवल ढींगड़ा को। ऐसी कोई बैठक कांग्रेस में हो गई जिसमें जूते, चप्पल, लात और घूसे और जूतों में खीर ना बटी हो। तो अगर ऐसा कोई अच्छी बैठक ये कर पाए हो तो मुझे लगता है कि सारे पैनल को यहां पर बैठकर केवल ढींगड़ा को और कांग्रेस पार्टी को बधाई देनी चाहिए कि भाई ऐसा आज नहीं हुआ। लेकिन जब ये एंकर पर सवाल खड़ा करते हैं और मीडिया पर सवाल खड़ा करते हैं तो मुझे जो है वो एक शेर जो है जरूर याद आ जाता है कि किस प्रकार कांग्रेस की दुर्गति पर भी ये खुद के भीतर झांकने के बजाय बाहर दुख देखते हैं। तो बस यही खता मैं बार बार करता रहा, कालिक खुद के चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। अरे भाई, आईना साफ करके नहीं मिलेगा कुछ, चेहरे को साफ करो, मुंह को धोकर आओ। और पिछली बार जो है केवल ढींगड़ा जी डिबेट छोड़कर चले गए थे, कई महीनों तक वनवास रहा। भाई, कबीलों की बात करते हैं, कोई गिरोह की बात करता है, कोई गैंग की बात करता है। आज परसेप्शन कांग्रेस का यही बनता जा रहा है। कांग्रेस गुटों में बटा हुआ एक जो है दल नहीं है, ये दलदल है। किस प्रकार से इस दलदल के अंदर अलग अलग गिरोह, गैंग और पता नहीं क्या क्या है। फिर इनको वनवास हो जाएगा, कई महीनों तक वनवास में चले जाएंगे ये। खैर, बहाना चाहिए मेरे सामने से उठकर भागने का, लेकिन आप ऐसा अवसर नहीं देंगी। इसलिए मैं भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और लीस्ट ऑफ ऑल विधु रावल का कांग्रेस से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, ये भारत जोड़ो की बात करते हैं, कांग्रेस जरूर जोड़ नहीं पाए। ये हाथ से हाथ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन दिल से दिल आज तक इनके मिल नहीं पाए। किस प्रकार से कांग्रेस जो है उसका कबीलों वाला हाल है। और हाल क्या है, हाल कैसा है जनाब का? तो जनाब का हाल ये है कि कांग्रेस आज महात्मा गांधी जी का जो स्वप्न पूरा करने वाली है, यानी कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न जो महात्मा गांधी जी ने देखा था, ये आपस में कबीले लड़ कर उसका समाप्ति की ओर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने काम में जुटी, और काम क्या है? भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना। और इसीलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से करोड़ों करोड़ों देश के नागरिकों ने शपथ ली है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सारा समय, सारी ऊर्जा और सारा ध्यान भारत को विकसित करने पर है। ये क्या लोग कर रहे हैं इस पर देश का भी कोई ध्यान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई ध्यान नहीं है, और लीस्ट ऑफ ऑल विधु रावल का भी कोई ध्यान नहीं है। जी विधु जी, निशांत जी, चूंकि आप लोगों का तो इंडिया अलायंस भी है, आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात बने, अभी रिसेंट बैठक भी हुई, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस देखिए यूं तो मजबूत है। पिछली बार केवल हिसार के अलावा सभी लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, 31 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी पार्टी बनी। लेकिन जब सभी नेता एक मंच पर नहीं आ पाते, कार्यक्रम में नहीं आते, एक दूसरे के खिलाफ बहुत बार बयानबाजी भी करते हैं, तो आम आदमी पार्टी कैसे देखती है स्थिति को? सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जी देखिए, मेरे ख्याल से आप अशोक जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट मीटिंग में शायद नहीं आए, तो वो किसी पर्सनल रीजन से नहीं है। मैं आम आदमी नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी को लेकर बात कर रही हूँ। हाँ जी मैम, ये इनका इंटरनल मैटर है, तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। ये इनकी कंफ्यूजन है, ये अपने समय के साथ अपनी कंफ्यूजन दूर करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए आया हूँ, जिसके अंदर कांग्रेस के लिए हम, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये इनका इंटरनल है, ये अपना समय के साथ जो इनकी नहीं, आप लोगों के भी तो साथी पार्टी है ना, ये घटक दल तो है ही आप लोग इंडिया के ही हैं। तो मैं मेरा कहने का भाव जो कि सवाल मेरा ये है, क्या अलग अलग रहकर अलग अलग धड़ों में, अलग अलग गुटों में कांग्रेस मजबूत रह पाएगी, क्योंकि चुनाव बेहद करीब के हैं। मैम, जैसे कल मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की, और जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ ही दिनों में पता लगेगा क्या सीट शेयरिंग हुई है, और जब तक हमें सीनियर से कोई मैसेज नहीं आएगा तब तक हम इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हैं। सुभाष जी, क्योंकि बहुत बार ये हुआ कि मैंने केवल जी से भी पूछा कि उदय भान कोई बैठक बुलाएं, तो कहा जाता है कि इन्विटेशन नहीं मिला, कोई ना कोई गुट कहता है। किरण बहुत बार बयान देती है कि उनको बुलाया नहीं गया या सम्मान के साथ नहीं बुलाया। लेकिन इस बार तो प्रभारी बैठक ले रहे थे, बाकायदा इन्वाइट भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आया कोई भी नेता इस गुट का। कैसे देख रहे हैं आप? ज्योति जी, देखिए बिल्कुल बहुत लाजिम सवाल है आपका।
और जिस तरह की बैठकें चल रही हैं इनकी, उस बैठकों से संदर्भित इस प्रकार के सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए। मैं ढींगरा जी की उस आपत्ति पर बिल्कुल विरोध जताता हूं कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के पार्ट हैं एक राजनीतिक दल के रूप में, और जब आप में कोई गतिविधि होगी राजनीतिक, गैर राजनीतिक हो तो कोई बात नहीं, मगर जब राजनीतिक गतिविधि अगर होगी आपकी पार्टी की, क्योंकि आप जनहित के मुद्दे से संबंधित आप हैं, आपकी पार्टी है, तो उसको लेकर मीडिया आखिर चर्चा क्यों न करे, क्यों न सवाल खड़ा करे। कांग्रेस पार्टी अगर जनहित की बात करती है और वो चाहती है कि वो कहती है कि मैं सत्ता में एक सत्ता के लिए क्या हासिल करने वाले एक विकल्प के रूप में हरियाणा में सामने हम आना चाहते हैं, तो ऐसे में आपकी जैसे चैनल या आपके जैसे पत्रकार या हमारे जैसे पत्रकार इस प्रकार का सवाल क्यों ना खड़ा करें, मेरा ये कहना है। वो इसलिए कि मैं ये पूछना चाहता हूँ केवल जी से, केवल जी बस केवल आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद मेरे से असहमति खूब जताएं आप, मुखर स्वर में कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल जी आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या आप किरण चौधरी को या फिर रणदीप सुरजेवाला जी को या फिर शैलजा जी को आप अपनी पार्टी में एक आम कार्यकर्ता मानते हैं या फिर एक अहम नेता मानते हैं? आप उनके अस्तित्व को, आपने जो बातें अभी कही हैं, जिस तरह से आपने टॉक की, जो बातें आपने कही हैं, उससे तो मुझे ऐसा ही समझ में आता है कि आपने उन तीनों नेताओं के अस्तित्व को पूरी तरह आम कार्यकर्ता के तौर पर नकार दिया आपने। इसका मतलब है कि आपकी पार्टी के लिए उन तीनों नेताओं का कोई महत्व आपकी पार्टी में अब रह नहीं गया है। अगर आप इस प्रकार की बातें, आप अधिकृत प्रवक्ता है पार्टी के, आपने ये बातें कही कि बहुत सारे नहीं आए, बहुत सारे नहीं आए, कोई और नहीं आए होंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ किरण चौधरी में विधायक, आपकी पार्टी के अहम नेता है या नहीं है विधायक के रूप में? दूसरी बात है, रणदीप सुरजेवाला जी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी में अपना स्थान वो रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना स्थान रखते हैं और महासचिव हैं। दूसरी तरफ अगर शैलजा जी की बात करूं, राष्ट्रीय स्तर पर उनको एक बड़ी भूमिका दी हुई है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो और भी बहुत सारे लोग नहीं आए, ये भी नहीं आए, तो उसको आपने बराबर के तराजू पर तौल दिया? इससे स्पष्ट होता है कि आप, इसका मतलब है कि आपने ये तय कर लिया है या आपके नेताओं ने प्रदेश स्तर पर कि इन तीनों नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं है, इनको आप अस्तित्व विहीन आप मानते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं? श्रुति चौधरी की बात ज्योति जी, आपने बहुत सही सवाल आपने खड़ा किया। श्रुति चौधरी भी नहीं आई मीटिंग में, क्या वो पूर्व सांसद नहीं है? क्या आपकी पार्टी के वो नेता नहीं है? क्या आज वो आपकी पार्टी में सक्रिय है या नहीं है? क्या हरियाणा के किसी एक पार्ट में उनका असर है या नहीं, आपकी पार्टी मानती है या नहीं मानती है? तो ये सब जो सारे सवाल हैं, आम मतदाता के रूप में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। एक सामान्य पत्रकार राजनेताओं की बात नहीं करता, मैं तो आम मतदाताओं की, आम जनता में जो चीजें चल रही हैं चर्चा में, वो सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या इन सवालों की जवाब आप देंगे? इस तरह की जो बातें आप करते हैं, ऐसा लगता है कि आप जो हकीकत है उसको आप इग्नोर करना चाहते हैं ढींगरा साहब। ये ठीक बात नहीं है, ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं, संकेत नहीं है, और ना ही इससे आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। रही बात, जैसे विधु जी ने बातें कही थी, मैं आम मतदाता तो चलिए, मगर मैं ये बात जरूर कह सकता हूं उनकी बातों में कि उनकी पार्टी के ही, यानी कांग्रेस पार्टी के नेता का ही कांग्रेस पार्टी में विश्वास धीरे धीरे लगता है ऐसा कि खत्म होता जा रहा है। नहीं तो ये नेता लगातार, इससे पहले भी बैठक हुई थी, उन बैठक में भी किरण चौधरी और ये तीनों व्यक्ति वहां नहीं पहुंचे थे, तब भी चर्चा हुई थी और मुझे मौका मिला था आपके चैनल पर चर्चा करने का, इस मामले में शामिल होने का, तब भी ये बात उठी थी और तब भी ये चीजें इग्नोर की गई थी। आज तो पार्टी के प्रभारी हैं, आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं साफ गोई से कि आपकी पार्टी में गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है, और आपकी पार्टी के प्रभारी बाबरिया जी अभी तक उन चीजों को अनुशासन के सांचे में ढालने में नाकाम रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष आपको अनुशासन के सांचे में ढालने में नाकाम रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आज तक आप अपने संगठन की घोषणा नहीं कर पाए हैं। आपने बात तो कर दी आजादी से लेकर 2024 तक की, आपने बात कर दी कि गांव-गांव तक हम पहुंचेंगे, घर-घर तक पहुंचेंगे, मगर किसके सहारे ढींगरा साहब, किसके सहारे पहुंचेंगे? आप केवल बड़े नेता भाषण देकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और अपनी एक मीटिंग बुलाकर इस तरह से आप घर-घर कैसे जा सकते हैं? मैं एक पत्रकार हूं, मैं लोकतांत्रिक व्यवस्था का पार्ट हूं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं मजबूत हो रहे हैं। मैं तो चाहूंगा, मेरी शुभकामना आपकी पार्टी के साथ है कि आप
बिल्कुल, देखिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है लोकतंत्र में। इतनी मजबूत पार्टी के साथ आप कैसे कैसे कंटेस्ट करेंगे? मतदाताओं के मन में ये बड़ी आशंका है, आप अभी तक विश्वास पैदा नहीं कर पाए। जी ज्योति जी। बिल्कुल केवल जी, देखिए पिछले साल जून में दीपक बाबरिया ने पहली बैठक ली थी पार्टी नेताओं की, चंडीगढ़ में आप भी मौजूद थे, नारेबाजी भी हुई, आप लोगों ने तब भी इनकार किया कि वो नारेबाजी नहीं थी, ठीक है। आज एक बार फिर से बैठक ली है। इस बीच बाबरिया बयान दे चुके हैं एसआरके की यात्रा को लेकर कि वो ऑफिशियल यात्रा नहीं है और बिना हाईकमान की मंजूरी के, बिना अप्रूवल के ऐसे यात्रा नहीं हो सकती। आज भी बयान दिया है कि वो ऑफिशियल यात्रा नहीं है, किसी व्यक्तिगत किसी की यात्रा हो सकती है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि एसआरके को रास नहीं आ रहे हैं प्रभारी? देखिए तिवारी जी बहुत विचलित हो गए और बहुत दुखी हो गए मेरी बात सुनकर के। मैं ये समझता हूं कि ठीक है, विचलित होना भी ठीक है, क्योंकि कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा तिवारी जी सोचते हैं। तिवारी जी इसका मैं इनको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। किसकी बात कर रहे हैं? अभी कौन बोल रहे थे? जो मैं सुभाष चौधरी जी बोल रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार। ये कौन बोल रहे थे? मुझे सुभाष चौधरी जी, सॉरी सुभाष चौधरी जी। सुभाष चौधरी जी बहुत विचलित हो गए। मैं इनको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा ख्याल है इनका और मेरे मुंह पे अपने वर्ड भी डालना चाहते हैं, वो भी ठीक बात है, अच्छी बात है, डालने चाहिए। लेकिन मैंने तो इतना ही कहा कि कुछ लोग जो हैं वो नहीं आए होंगे और भी कोई नेता नहीं आए होंगे। हो सकता है आपने किसी ने उनसे कोई वक्तव्य लिया। मैंने तो केवल जी आप देखिए, आपकी बहुत सुनिए, मैं बहुत माफी के साथ आपको एक बार बीच में रोक रही हूँ। बात तो पूरी होने दें। मैं आपको एक आग्रह कर रही हूँ, मैं आपको एक आग्रह कर रही हूँ। मैं मुंह पे उंगली कर लेता हूं। नहीं, चलिए आपकी इच्छा है, मैं एक आग्रह आपसे कर रही हूँ। देश की सबसे पुरानी पार्टी है आप, क्या कहना चाहते हैं? मुख्य विपक्षी पार्टी आपके हरियाणा में। बिल्कुल है। आप कभी एंकर को, कभी वरिष्ठ पत्रकार को क्या विचलित हो गए? सर सवाल ही तो पूछ रहे हैं। लोकतंत्र में क्या अधिकार नहीं वरिष्ठ पत्रकार को, एंकर को सवाल करने का? आप तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, फैक्चुअली अगर आपको लगे करेक्ट किया जा सकता है, आप इस तरह की टिप्पणी से बचें। आप सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, तो कोई विचलित क्यों हो जाएगा वरिष्ठ पत्रकार? कैसी बात कर रहे हैं? आपसे ये उम्मीद नहीं है कम से कम। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुभाष जी हमारी बहुत चिंता करते हैं, बहुत विचलित है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस को बड़े रहना चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहा, इसमें गलत बात क्या कही? ठीक है, आपको ठीक लग रहा है तो आप कहिए। आपको क्यों गलत लग रहा है? और सुनिए, मैं ये कह रहा हूं सुभाष चौधरी जी ने कांग्रेस की बहुत विचलित हुए हैं कि कांग्रेस जो है बड़ी खराब हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि मैं इसीलिए तो हाथ जोड़ के नमन कर रहा हूं इनको, कि कांग्रेस की बड़ी फिक्र कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? सुनिए, अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या किसी ऐसे कांग्रेस के नेता ने, चाहे शैलजा जी हो, चाहे रणदीप जी हो, बड़े नेता है, किरण चौधरी जी हो या श्रुति जी हो या कोई और भी बड़े नेता जो नहीं आए पार्टी के अंदर आज मीटिंग में, क्या किसी ने किसी से पूछा है कि उन्होंने क्यों नहीं आए, किस बात से नहीं आए? कोई हो सकता है कारण हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो सकता है उन्होंने कोई मीटिंग ली हो, वो अब बड़े बड़े ओहदों पर हैं, हो सकता है उनकी कोई उत्तरांचल में मीटिंग हो सकता है किसी की कर्नाटक में मीटिंग हो। किसी ने पूछा है क्या? उसको बगैर पूछे ही आप गुटबाजी करते जाओगे? कुछ थोड़ा सा एंकर महोदय, कुछ थोड़ा सा हाथ जोड़ लो, कांग्रेस पे रहम करो थोड़ा सा। केवल जी, नहीं कहना चाहता हूं। मैं कब इनकार कर रही हूँ कि रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक में नहीं है? मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन बात तो प्राथमिकता की है ना, बात तो महत्व की है ना। किसी की कोई मजबूरी, आप तो सब कुछ हो सकता है। पल्ले बांधनी बात की केवल जी, सब कुछ हो सकता है, कौन डिनाई कर रहा है? पल्ले बांधनी बात की यही करना है हमने। नहीं केवल जी, ऐसा नहीं है, पूछ रहा हूँ, किसी आप जानते हैं ऐसा नहीं है। आप लोग पूछ लीजिए, आप लोगों का काम है, हम तो जो पूछ रहे हैं वो काम है हमारा। केवल जी, बात तो प्राथमिकता की है ना कि पार्टी के प्रभारी बैठक ले रहे हैं, उसको कितना महत्व दिया जाता है। अचानक तो बुलाई नहीं गई बैठक कि सुबह कह दिया गया कि आज बैठक है जी। विनती कर रहा हूँ, आप मेरी बात, कार्यक्रम तो पहले से निर्धारित है ना। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बात सुन लीजिए। हाथ जोड़ के बात कर रहा हूँ, विनती सुन लीजिए मेरी। सुनाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी ने जब कुछ कहा ही नहीं, किसी ने ये ही नहीं कहा, आप गुटबाजी करी जा रहे हैं। मुझे इस बात से थोड़ी सी अतिशुक्ति है। देखिए, एंकर है आप सुभाष चौधरी जी, विचलित है हमारे से, बाकी जो महोदय आए हुए हैं दूसरी पार्टियों से वो और विचलित हो रहे हैं। लेकिन हमारे को अपना काम करने दीजिए प्लीज। हमारी इतनी बड़ी मीटिंग हुई, हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा ये रखिए कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, जो वो कांग्रेस वो है जिन्होंने इतने बड़े बड़े सिस्टम चलाए, इतने बड़े बड़े काम किए। ये बीजेपी वो है जिन्होंने सब कुछ उठा के बेच दिया। फिर थोड़ी सी रखे थे,
हम कुछ आप हाथ हमें मत पता जोड़िए। है, हमारी मीटिंग में भी चर्चा हुई थी कि आप सुनिए, हमारी मीटिंग में भी यह चर्चा हुई थी कि ना नेशनल मीडिया हमारे साथ है, ना स्टेट मीडिया हमारे साथ चलता है। बड़े क्वेश्चन पूछे उन्होंने जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने सारे क्वेश्चन के जवाब दिए, पर हमें यह अपेक्षा नहीं है कि आप बगैर मतलब के गुटबाजी चलाएंगे, यह नहीं है। हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। दूसरी बात और 37 से ज्यादा एक्स एमएलए कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। एक बम्पर ज्वाइनिंग हमने सारी पार्टियों से, सारे लोगों से मिलकर के करी है। एक्स एमएलए ज्वाइन करे हैं, कभी हमारी चर्चा नहीं करते, क्योंकि इतनी बम्पर ज्वाइनिंग सिर्फ कांग्रेस में ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने 9 साल के अंदर हरियाणा को हर वर्ग को पीटा है, हर वर्ग के पिटाई केवल जी, आपने भी एक चश्मा लगा लिया है। जवाब देते नहीं है। हम तो बहुत बार दिखाते हैं कि अभी 1.5 साल में आप लोग 37 नेताओं को शामिल करा चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं आपकी मजबूरी, मैं इस विषय पर आपकी मजबूरी समझती हूँ केवल जी, मैं आपकी मजबूरी समझती हूँ केवल जी। मीडिया किसके साथ है किसके साथ नहीं है वो अलग नहीं, वो विषय ही नहीं आपकी चर्चा का। आपकी मजबूरी मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, हो सकता है किसी दिन ये सत्ता में हो सकता है हम किसी दिन सत्ता में हो। नहीं केवल जी, आप क्यों इन बातों में नहीं, आप ठीक है, आप ठीक है, मैं हम तो केवल सवाल कर रहे हैं। आप सत्ता में होंगे तो अच्छी बात है, आपसे भी सवाल कर लेंगे। आप विपक्ष में तो भी आपसे सवाल कर रहे हैं ना, सवाल तो करेंगे। सत्ता में होंगे तब भी करेंगे, सत्ता में होंगे तब भी करेंगे। केवल जी चिंता मत कीजिए, कभी मुक्त नहीं कर पाएंगे, ये कांग्रेस मुक्त कभी नहीं कर पाएंगे। अरे जनाब, आपकी बैठक में प्रभारी बैठक ले रहे, नेता आ नहीं रहे, मीडिया सवाल कर रहे हैं, आप इतना भावुक हो रहे हैं, कभी मीडिया पर ही सवाल उठा रहे, नेशनल मीडिया साथ नहीं। क्या करना आप लोगों को मीडिया का? आप लोग तो साथ रहिए, सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। रुकिए अभी, रुकिए। मानते हैं मीडिया को, एक मंच पर तो नेता आते नहीं है, फिर सवाल पूछ लिया तो गुनाह हो गया। आप रुकिए, की आवाज घर घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है केवल जी, आप बहुत बोल चुके हैं। अभी आप सुनिए, मैं बीजेपी को टाइम दे रही हूँ, मीडिया के जरिए ही लोग आपको सुन रहे हैं। अभी सबसे आसान है मीडिया पर सवाल उठाना। विधु रावल जी, देखिए, चाहे अहमद की बात करें, कमलनाथ की बात करें, गुलाम नबी आजाद की बात करें, विवेक बंसल की बात कर लें, शक्ति सिंह गोहिल की बात करें, या अभी की बात कर लें बाबरिया, कोई कमाल नहीं दिखा पाया। कमलनाथ भी इस बीच रहे, प्रभारी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, संगठन नहीं बन पाता, गुटबाजी रहती है, और वो भी तब जबकि चुनाव करीब है। इसमें एक और बात मैं ऐड कर दूं, आज बाबरिया की ओर से भी कहा गया है, हुड्डा साहब की ओर से भी कहा गया है कि 2019 में भी हमारे पास संगठन नहीं था तो भी 31 सीटें हमने जीती हैं। तो ये कहीं ना कहीं संकेत इस बात के दिए जा रहे हैं कि हो सकता है इस बार भी बिना संगठन के जाएं तो भी मजबूती से ही लड़ेंगे। ज्योति जी, आपने भी एक बात को बार बार कहा, और यही बात जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, मजबूरी। और आपने कहा कि मैं मजबूरी समझती हूँ। मुझे भी लगता है कि मुझे मजबूरी समझ लेनी चाहिए। अब कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो कारण रहा होगा, कोई कारण रहा जरूर होगा कि यूं कोई बेवफा नहीं होता। ये तो बात सच्ची है। लेकिन जब केवल जी बार बार हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर रहम करो रहम करो रहम करो कह रहे हैं, और कांग्रेस पूरे देश से रहम करने की भीख मांग रही है, जनता इनसे आक्रोशित है, इनके कुकृत्यों से आक्रोशित है, इनकी करतूतों से आक्रोशित है, और आक्रोश है कि 10 साल इनको सत्ता में बाहर रख के भी इनको पीटे जा रही है। बताओ, 10 साल सीट रहने के बाद भी। पहले तो 2014 का चुनाव हारे, 2019 में गए तो जाकर अमेठी भी हार गए राहुल गांधी। इस बार सुनने में आ रहा है कि रायबरेली सोनिया गांधी हार रही हैं। किस प्रकार से बुरी स्थिति हो रही है। तो ये जनता के सामने रहम की भीख मांगते रहे, ये बनता भी है, तार्किक भी लगता है इनको पहले फिर जब ये केवल जी आपके बीच में नहीं बोले थे, विधु जी नहीं बोले थे, बिल्कुल भी नहीं बोले थे, एक शब्द नहीं बोला था। आप भी तो सुनिए ना। फिर नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इनको पहले ही पता है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अच्छा, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए विधु जी, बात पूरी कीजिए। और फिर जब उसके बाद एक भद्दा सा उन्होंने धमकी दी, डर गए भाई, सभी लोग डर गए जब उन्होंने कहा हमारी भी एक दिन सत्ता आएगी, हम जब सत्ता में होंगे फिर देख लेंगे। ये वो इमरजेंसी वाली जो मानसिकता है ना, ये बाहर निकल कर आई है केवल ढिंगड़ा जी के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी जो कि देश के लोकतंत्र को कलंकित करने वाली पार्टी, जिसने देश पर इमरजेंसी लगाई थी ना, आज उसी इमरजेंसी के अंदर जो भीतर गंदी सोच है वो बाहर निकाली है इन्होंने। और वो निकाल कर क्या कह रहे हैं, सत्ता आ गई तो देख लेंगे। और ये देश की जनता को भी बार बार कह रहे हैं
एक दिन इनका नेता देश की जनता को राक्षस कह रहे थे, अभी इन्होंने पूरे एक समाज मानसिकता वही है और जनता को ये डरा रहे हैं अभी से ही कि अगर गलती से सत्ता आ गई तो ये देख लेंगे। रही बात अनुशासन की और बात हुई कि आपने ये भी बताया कि जो महोदय यहाँ पर बैठे हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सबसे वरिष्ठ हैं। तो जब वरिष्ठ ऐसे हैं तो कनिष्ठ कैसे होंगे, इसका अंदाजा भी सहज लग सकता है। ऐसे तो वरिष्ठ हैं, कनिष्ठों के बारे में विचार कर लीजिए कैसे होंगे। जब बात होती है अनुशासन की तो यात्रा, कोई यात्रा निकालता है, प्रभारी आकर कहता है वो यात्रा कांग्रेस की नहीं है। कोई आकर घोषणा करता है जनता के बीच में घूम घूम कर हमारी सत्ता आ गई हम ये करेंगे, कांग्रेस के प्रभारी आकर कहते हैं कि वो घोषणा भी हमारी नहीं है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की झूठी घोषणाओं को रद्द कर देते हैं। कोई बैठक करता है, कांग्रेस के प्रवक्ता आकर टीवी चैनल पर बोलते हैं कि वो बैठक का कांग्रेस का कोई लेना देने नहीं, मैं SRK की बैठकों की बात कर रहा हूँ। तो साफ साफ तौर पर इनकी कांग्रेस की स्थिति जो है उसको लेकर एक कालजयी शेर जो है, एक महान शायर ने कालजयी शेर कहा था, आप अनुमति दें तो मैं पढ़ दूं जी। कांग्रेस की स्थिति पर एक महान शायर ने कालजयी शेर कहा था। उसने कहा था, बैठता हूं तो दर्द उठता है, बैठता हूं तो दर्द उठता है और दर्द उठता है तो बैठ जाता हूं। ये कांग्रेस की स्थिति का बड़ा सटीक विश्लेषण, बड़ा सटीक चित्रांकन जो है खींचा था उस शायर ने। कांग्रेस की वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड सिचुएशन ऑकवर्ड। कांग्रेस का जिस प्रकार से, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं शब्द चुरा रहा हूं, गुलाम नबी आजाद जो कि 50 साल जिन्होंने कांग्रेस को दिए हैं, 50 साल, केवल ढिंगड़ा जी को 25 साल नहीं होंगे कांग्रेस में, लेकिन 50 साल तक जिसने कांग्रेस की सेवा की, उनकी ऑटोबायोग्राफी से मैं उठा रहा हूं ये शब्द। उन्होंने कहा कांग्रेस का नेतृत्व अयोग्य है, वंशवादी है, आलसी है, न समझ है, फुहड़ है और इसीलिए जो है जनता कांग्रेस को छोड़ चुकी है। विचारधारा कांग्रेस की कभी रही ही नहीं और नेतृत्व निकम्मा है। ये मेरे शब्द नहीं है। लेकिन विदु जी, मैं एक प्रश्न आपसे कर लूं बीजेपी को लेकर भी। इनकी शिकायत ये बहुत होती है, केवल जी भी कहते हैं कि बीजेपी से क्यों नहीं पूछते। कभी राव साहब बोलते हैं, कभी अरविंद शर्मा बोलते हैं, कभी कोई नेता मीटिंग में नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि गुटबाजी केवल हमारी ही पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। नहीं, देखो राव साहब का एक अपना एक स्टाइल रहा है। जब कांग्रेस में रहते थे वो उस समय भी इस प्रकार से बात उनकी रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जब भारतीय जनता पार्टी का निशान लेकर जब वो गांव-गांव जाकर एक अपना कार्यक्रम चलाए हुए हैं और उसके साथ साथ देश और देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के बारे में जो बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं आप वो स्पीचेस सुनाइए ताकि कांग्रेस वालों को भी पता चले किस प्रकार से वो बात कर रहे हैं। इन्होंने सोच लिया जैसे ये खुद हैं ऐसे ही होंगे। अरविंद शर्मा जी की जहां तक बात है, अरविंद शर्मा जी जो है उसके बाद जो उन्होंने एक बात बोली उसके बाद बहुत सारा पानी निकला है। उस पानी को भी देख लीजिए, उस पानी की भी सफाई की बात है। एक शब्द का उपयोग किया रजवंत डैनीवाल ने, अरविंद यादव जी का नाम याद किया। अब भाई रजवंत डैनीवाल जी, जब इंडियन नेशनल लोकदल का नाम इंडियन नेशनल लोकदल रखा भी नहीं गया था ना, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी में क्या काम होगा, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद यादव जो है तय करने वाले लोगों में थे। उनके कण कण और मन मन और रग रग में भारतीय जनता पार्टी है। मैं बाल्यकाल से उनको देखता आया हूँ। आप ऐसा जो नाम जानते हैं उनको इस प्रकार से ना रखें। अगर अरविंद यादव भी कार्यकर्ता की डेफिनेशन में नहीं आते तो मुझे लगता है कि पूरी की पूरी हमारे विपक्ष में कोई एक कार्यकर्ता नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी बात को पूरी करना चाहता हूं ये बात कहने के लिए कि देखिए, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, इसलिए कांग्रेस चर्चा में है, कोई अच्छी चर्चा के कारण नहीं है। ये देश भर में गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस के अंदर गठबंधन नहीं है, गठगंधन है। किस प्रकार से इनकी घटिती हो रही है। और मैंने लगातार कल से एक बात कह रहा हूं और आज फिर कह रहा हूं, पिछली बार कांग्रेस की 52 सीटें आई थी, इस बार कांग्रेस अपने चट्टों बट्टों के समेत 52 सीटें नहीं ला पाएगी। लोकसभा की बात कर रहा हूं। तो ये जनता का जो मूड है उसको स्पष्ट रूप से पढ़ना शुरू करें, जनता का सम्मान करना शुरू करें और जनता जो चाह रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इनके जूतम ना पधार, ये जो जूतम पधार जो है ये तब है जबकि सूत ना कपास जुलाहों में लक्षम लगता है।
इनके यहाँ कोई मामला नहीं है, दुकान में सामान कुछ नहीं है, फिर किस बात की लड़ाई। मैं तो कहता हूँ भाई खाली दुकान में बैठकर अपनी जो कंगाली में आटा गीला है इस पर मातम बनाओ और साथ साथ बैठकर कोई तरकीब निकालो कि आपका आटा सूख जाए, नहीं तो राहुल गांधी की तरह लीटर में बेचना पड़ेगा आपको। मैं अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए रहीनवाल जी, अभी 2 से 3 दिन बाद एक और बैठक बुलाई गई है और एक तरफ चर्चाएं हैं, संगठन की लिस्ट आ सकती है, दूसरी ओर आज बयान ये दिए गए हैं कि हम बिना संगठन के भी मजबूत हैं कांग्रेस नेताओं की ओर से। देखिए, पहले तो मैं विदु भाई का जवाब दे देता हूँ। विदु भाई कह रहे हैं कि अरविंद यादव की, मैं अकेले अरविंद यादव का नाम नहीं लिया, मैंने तो ये कहा है कि कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। और शायद विदु भाई को पता नहीं होगा कि राव इंद्रजीत सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ही रेवाड़ी का विधानसभा चुनाव हारा तो उन्होंने यह कहा कि जयचंदों की वजह से हम चुनाव हारे और पार्टी में ही जयचंद है, तो पार्टी में जयचंद है। अरविंद यादव की स्टेटमेंट आई। दूसरी बात, राव एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद इनके बताता हूँ। रणधीर सिंह तापड़ीवास है जो कि यहाँ पर विधायक थे, पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया। पार्टी ने 6 साल के लिए जिसको निष्कासित किया, उसके बावजूद भी केंद्रीय जो भी इनके सेंट्रल बॉडी के जो भी नेता आते हैं, जो भी कोई भी नेता आते हैं, वो वहां चले जाते हैं। जो मेन क्वार्टर के जो पदाधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि अगर निष्कासित व्यक्ति के घर पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं तो फिर हम क्या है। तो ये चीजें इनकी पार्टी में चल रही है। मैं इनकी पार्टी की ही बात बता रहा हूँ, मैं रेवाड़ी से ही हूँ, इसलिए मैंने इस चीज का जिक्र कर दिया। अब बात करते हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस की बात यह है कि अगर वो अपनी गलतियों को सुधार लेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं सुधार पाए तो यहीं पे पीछे रहेंगे। और बात ये आती है कि आपने देखा इतनी देर की डिबेट में एक बार भी ना तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता की बात की और ना ही कांग्रेस ने जनता की बात की। क्यों? क्योंकि ना तो जनता से भारतीय जनता पार्टी को है और ना ही कांग्रेस को। आज विषय नहीं है, नहीं विषय की बात नहीं है। आज विषय की बात यह है कि अगर वो अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। जनता के बीच में जाओगे क्या? जनता की बात सुन ही नहीं रहे, जनता की आपके अपनी पार्टी नहीं सुन रहे, क्योंकि जिस पार्टी में नेता ज्यादा हो जाते हैं, कार्यकर्ता कम हो जाते हैं, उस पार्टी का हक कोई नहीं हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी आज उनका जो एक ये कह सकते हैं अहंकार में जीत रही है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं, वो तो सोनिया गांधी को भी रायबरेली से हरा रहे हैं, वो तो किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। आज तो विदु भाई डिक्लेयर करी गए, तो ये चीज इनका अहंकार है। वोट देनी जनता को है और जनता वोट अगर देगी, जनता का आशीर्वाद अहंकार बोलिए, विश्वास बोलिए, जो मर्जी बोलिए, ये आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। 2024 का चुनाव डिक्लेयर करेगा जनता किसके साथ है विदु भाई? आज ना आशीर्वाद है, ये जनता का आशीर्वाद है। ये चीजें जनता की बातें हैं, ये जो आगे की बात है भविष्य का कर्म में है कि हो सकता है आपके साथ रहे ना रहे, इससे पहले भी आपके साथ थी, मैं ये आगे भी हो सकता है आपके साथ रहे, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। जनता आपके बहकाव में नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग हमारे से रोजगार की बात करके आए थे, जो मेट्रो की बात करके आए थे, बुलेट ट्रेन की बात करके आए थे, उनके आज मुद्दों में ये चीजें है ही नहीं। वो आज देश को विकसित बनाने की बात करते हैं। जिन लोगों ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे लेकर, जिनको 5 किलो अनाज के ऊपर बिना इन सब चीजों के देश विकसित कैसे होगा भाई? 5 किलो अनाज के ऊपर बिना इन सब चीजों के देश विकसित कैसे होगा? ये कहते हैं कि हमने देश को विकसित बना दिया। अरे भाई मजबूर नहीं किया, मजबूर नहीं किया, दे रहे हैं। देने का मतलब मजबूर करना नहीं होता, प्रोपेगेंडा से बाहर नहीं, प्रोपेगेंडा नहीं सुनेंगे। अभी आप मजबूर कैसे म्यूट कराती हूँ सभी को जिनको टाइम देते हैं, उसके लिए आप खुद ही बोल रहे हैं, अभी तो ठीक नहीं है। ये चीजें मैं बीच में कभी भी किसी का नहीं बोलता, तो विदु भाई सुनने की क्षमता आप में भी होनी चाहिए। तो आप इधर उधर क्यों ले जा रही हैं डिबेट को? आप इधर उधर कहाँ ले जा रहे हैं डिबेट को? मैं इधर उधर जाके नहीं जा रहा, मैं तो वही चीज कह रहा हूँ। विदु भाई ने ये कहा कि विदु भाई ये कह रहे हैं कि हमने विकसित देश को बना रहे, विकसित देश की ओर जा रहे हैं। अरे विकसित देश में जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर होंगे, क्या उस देश को विकसित देश कह सकते हैं? अगर ऐसा विकसित देश जिस देश में शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, वहाँ पर शिक्षा चिकित्सा नहीं है, उस देश को विकसित श्रेणी में कैसे लेके आएंगे? जिस देश की बात अगर मेट्रो की बात करें, जहाँ पर मेट्रो एक चीज आगे नहीं बढ़ी, उस देश को अगर कहेंगे कि हमने विकसित देश बना दिया, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? 500 किलोमीटर मेट्रो की बात करते थे, बुलेट ट्रेन की बात करते थे, बुलेट ट्रेन का भी नाम करे हैं, उस देश को कहते हैं कि हमने विकसित बना दिया। चलिए डेगवाल जी, आपका उत्तर यहाँ पूरा होता है। हमने 70 पीसीआर कमांड जरा सुना करें। तो भाई इसको छोड़ दीजिए। नहीं, अभी आप सभी सुनिए, अभी सभी जिनको वक्त दिया जाता है उनके अलावा सभी को म्यूट रखें। बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे।
निशांत जी, हालांकि आपने पिछले उत्तर में ये कहा कि कांग्रेस को लेकर आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अभी जो सभी की दावेदारियां हैं हरियाणा में जीत के, ऐसे में आप अपनी पार्टी की स्थिति को आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के गठबंधन के साथ लिहाज से, इंडिया गठबंधन के लिहाज से? देखिए, आम आदमी पार्टी ने 3 लाख पदाधिकारी बनाए लास्ट 2 साल के अंदर हरियाणा के अंदर, और हम सारे पदाधिकारी 7 दिन 10 घंटे रिपोर्टिंग के साथ हम लोग ब्लॉक में, गाँव में, हर जगह अपना काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का मेन फोकस है कि जैसे दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली दी, फ्री पानी दिया, फ्री गैस, फ्री यात्रा, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी हरियाणा को बताना चाहती है कि जो बीजेपी की सरकार है, जो अभी बिल्किस बानो के केस पे चुप रही, ब्रिजभूषण के टाइम पे चुप रही, एथलीट्स के ऊपर चुप रही, जिस तरीके से एक एमएलए जो कन्विक्टेड है रेप केस में, उसको एमएलए की टिकट मिली यूपी से, उनका नाम शायद रामदुलार गॉडसे है। तो एक ऐसी पार्टी जो क्रिमिनल्स को टिकट्स देती है, और एक ऐसी पार्टी जो हमेशा लोगों का काम करने के लिए बोलती है, और अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते हैं कि हमें वोट तब दो अगर हमने आपके लिए काम किया है। एक तरफ बीजेपी में पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, गैस का प्राइस बढ़ता है, एक तरफ हमारे यहाँ बिजली फ्री है, पानी, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, बस यात्रा सब फ्री है, और एक तरफ दाल भी महंगी है, दूध भी महंगा है, सब्जी भी महंगी है। तो जनता को अब समझ आ रहा है कि एक ऐसी सरकार के साथ जाना चाहिए जो एजुकेटेड हो, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो। और हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं रोज हमारे सारे पदाधिकारी की हम अपने हर ब्लॉक, हर एरिया, हर सोसाइटी में जाके अपना जो एम है पार्टी का वो सबको बताएं कि एक ऑनेस्ट गवर्नमेंट, एक हार्ड वर्किंग लोगों को चुने, ना कि एक ड्रामेबाज पार्टी, एक बदमाश पार्टी जिसके अंदर कोई भी क्राइम करके अंदर घुस जाता है, पार्टी में एमएलए बन जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ऑनेस्ट। सुभाष जी, बिल्कुल चर्चा को आगे ले जाते हुए सुभाष जी, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं हुड्डा साहब को लेकर, सीएलपी लीडर वो हैं, प्रदेश अध्यक्ष उनके खेमे के हैं, राज्यसभा सांसद उनके बेटे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी एक उनके साथ के, अधिकतर डेलीगेट्स भी उनके खेमे के माने जाते हैं। अब बाबरिया जो बयान देते हैं वो लगभग एसआरके की कभी यात्रा को लेकर या उनके कार्यक्रमों को लेकर, तो क्या प्रदेश प्रभारी को भी एसआरके ने हुड्डा गुटका ही मान लिया के, या हुड्डा के साथ ही मान लिया के आज की बैठक में ना आना? ज्योति जी, आपका केवल जी हंस रहे हैं, हालांकि जी, केवल जी बखूबी जानते हैं इस बात को। जी बिल्कुल, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस सवाल का उत्तर क्या है। ढींगरा जी इस बात को समझ रहे हैं अच्छी तरह, इसीलिए वो मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे लगता है उनकी मुस्कुराहट जो है वो हामी है जो जवाब मैं देने जा रहा हूँ। ढींगरा जी ने सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने अपने बयान को सुधार लिया, तीनों नेताओं को बड़े नेता बताकर, अच्छी बात है ये कहना। दूसरी बात मुझे ये कहनी, ज्योति जी जो आपने बात कही, मैं थोड़ा सा इतिहास की बात कर दूं, एक उदाहरण आपको बता दूं कि कांग्रेस का जमाना होता था, 1-2 ऐसे प्रधानमंत्री इस देश में हुए हैं जिनके जमाने में आईएएस ऑफिसर, मंत्रालयों के आईएएस ऑफिसर प्रधानमंत्री से मांग किया करते थे कि फलाने नेता को ही ये मंत्रालय देना, नहीं तो मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं। तो उसी तरह से हरियाणा में प्रभारी मांग पर दिए जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी आशंका है, मैं ये कह रहा हूं। मैं फुल प्रूफ नहीं बता रहा, लेकिन अब तक का जो इतिहास है और उस इतिहास के पीछे तथ्य है कि क्योंकि वो सारे प्रभारी जिन के नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले लिए थे, पूरी की पूरी सीरीज पार्टी के संगठन को मजबूत करने में, यहाँ जनाधार बनाने में, या फिर पार्टी को अनुशासन में बांधने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं सारे के सारे प्रभारी। तो मैं ऐसा क्यों न कहूं, ऐसा सवाल क्यों न खड़ा हो, इस प्रकार की आशंका मेरे मन में आखिर क्यों न पैदा हो कि पूरी की पूरी सीरीज उनकी प्रभारियों की नाकाम रही है, और अब भी वैसी स्थिति बनी हुई है। बजाय ये कि उन सारे नेताओं को, उन फ्रैक्शन, जो भी फ्रैक्शंस बने हुए हैं, उनको सबको एक साथ खड़ा लाने की कोशिश नहीं हो रही है, और सीधा ऐसा दिख रहा है कि एक तरफा जा रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि शायद अशोक तंवर के जमाने की शायद कोई कहानी, फिर शायद कोई वैसी ही इबारत लिख दी जाएगी जैसा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के जमाने में लिखा गया। आज चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस से बाहर हैं, और राव इंद्रजीत सिंह जिनका नाम ले रहे थे अभी इनेलो प्रवक्ता, राव इंद्रजीत सिंह के साथ भी इसी प्रकार के हालात बने हुए थे, और उन्होंने अपनी राह अलग चुन ली, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में है लगातार 2 टर्म से। तो मैं ये कहता हूं कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मैं ढींगरा जी, मैं विचलित नहीं हूं, मगर मैं व्यथित जरूर हूं कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो कहती है कि इतनी 125 साल से अधिक पुरानी पार्टी हो गई,
आप अभी आपने कुछ ही दिन पहले अपने संस्थापना का दिवस मनाया, बहुत बढ़ चढ़ कर मनाया और कहा कि 2024 में आप राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आपने आगाज कर दिया 2024 का नागपुर में जाकर। तो मैं क्यों ना आपसे ये बातें जानना चाहूँ, एक आम आदमी के रूप में भी आपसे क्यों ना पूछूं मैं कि आखिर आप हरियाणा में कब आप अनुशासित पार्टी के रूप में जाने जाओगे, कब आप उस साथे में ढलकर लोगों के सामने आप कब उस स्वरूप में आप जाएंगे। आपके पार्टी प्रभारी ने क्या इन लोगों से बातचीत करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए? क्या प्रदेश अध्यक्ष जिनको बनाया गया है, क्या प्रदेश अध्यक्ष की ये भूमिका नहीं होनी चाहिए थी कि इन सारे बिल्कुल सवाल तो उठते समझिए, हालांकि वक्त नहीं है केवल जी, लेकिन बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी आप लोग हैं, चुनाव करीब हैं, अगर एकजुट होंगे तो क्या आप लोगों का ही फायदा नहीं होगा? क्योंकि पिछले चुनाव को लेकर हुड्डा साहब भी कह चुके हैं कि टिकट वितरण में खामियां रही, तो ये खामियां तो इस बार भी रह सकती हैं अगर एकजुट नहीं हुए। देश में एक ही पार्टी है जो अनुशासित पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। बाकी तो सारे ऐसे ही दल हैं, ये दल आए हैं चले जाएंगे। आप ये देखिए, हमारा इलेक्शन होता है नीचे से लेके ऊपर तक, तब बनते हैं। ऐसे ही नहीं है घर बैठे लिस्टें बना दो, पदाधिकारी बना दो, हम ऐसे नहीं बनाते। दूसरी बात और बताता हूं, ये जो विकसित यात्रा चल रही है ना देश के अंदर, ये माफी यात्रा है। 9 साल जो अघोषित इमरजेंसी इस सरकार ने कर रखी है ना देश और प्रदेश के अंदर। आपका विधु जी माफी के साथ आगे समय नहीं चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमने कांग्रेस को लेकर आज चर्चा की है, क्योंकि कांग्रेस के जनरल हाउस की बैठक हुई और 3 बड़े नेता और उनके करीबी माने जाने वाले नेता भी इस बैठक में शामिल नहीं थे। इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।